नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉलिटिक्स के इस विशेष कार्यक्रम क्लियर कट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा जी मौजूद हैं, जो दिल्ली की पूर्व विधायिका भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा रहा है कांग्रेस में। आप NSY की अध्यक्ष भी रही हैं और दिल्ली में विधायक भी रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी एक इंडिया अलायंस में मुख्य रूप से नज़र आ रही है। आप इस अलायंस को कैसे देख रही हैं 2024 चुनाव को लेकर? देखिए, समय की मांग है कि देश में एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उससे सत्ताधारी तानाशाही तरीकों से, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करके, संविधान की और लोकतंत्र की हत्या करके लगातार उस आवाज को कुचलने का काम संसद के अंदर, संसद के बाहर कर रही है। आपने बहुत बार देखा, श्री राहुल गांधी जी के माइक बंद कर दिए गए, किस तरह से विपक्ष की आवाज को कुचला गया। तो जरूरत थी, समय की मांग थी कि देश में एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो, जो इंडिया अलायंस के रूप में आज आप देख रहे हैं कि 16 दलों से पटना की पहली मीटिंग बेंगलोर होते हुए मुंबई आते आते तक 26 दलों में बदल गई। और ये 26 दल जो हैं धर्मनिरपेक्ष दल हैं। एक ही इनकी लड़ाई है कि देश को तानाशाह सत्ता से, जो संविधान और लोकतंत्र की निरंतर हत्या कर रही है और वही हमारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए, सो उसके खिलाफ हमें लड़ना है। और देश के ज्वलंत मुद्दे आज जो हैं, जिस पे आज कहीं कोई चर्चा नहीं है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गिरती अर्थव्यवस्था हो, बेटियों की सुरक्षा हो, जातीय जनगणना की बात हो, चीन से सरहदों पर मिलती हुई दुश्मनों से लगातार चुनौतियों की अगर हम बात करें, किसानों की अगर हम बात करें, ये ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। तो इंडिया समूह इन दोनों मोर्चों पर लड़ रहा है। लेकिन ये सवाल ये भी उठता है कि जब इतना बड़ा अलायंस बनता है तो कोऑर्डिनेशन की बड़ी एक समस्या रहती है हमेशा से। कैसे मैनेज करेंगे इतने सारे दलों को? देखिए, जब ये समूह बना भी नहीं था, ऐसा हो सकता है, कोई सोच नहीं रहा था कि ऐसे कैसे होगा, कैसे TMC, लेफ्ट और ये सब साथ में आएंगे, ये कैसे होगा। लेकिन हुआ या नहीं हुआ, हो गया है कि आज हम सब एक मंच पर एक होकर लड़ रहे हैं। सोचा तो ये भी ना था कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल लेंगे, चले या नहीं चले, 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय किया और लोगों से मिले, उनकी बातों को सुना, उन्होंने देश को, लोगों को जाना, उनकी समस्याओं को जाना। और वही लोगों के लिए भी अवसर था कि अपने भविष्य के एक अपने नेता, जो हमारे लिए भावी प्रधानमंत्री आने वाले समय के हो है, उनको करीबी से जानने का मौका मिला। तो ये दोनों काम भाजपा की नज़र में संभव नहीं थे, लेकिन इन दोनों कामों को कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में संभव करके दिखा दिया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आपने जब बताया कि चलिए सब लोग साथ तो आ गए, लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव में सीट बंटवारों को लेकर समाजवादी प्रमुख, पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, उनके साथ एक बड़ा विवाद हुआ, जिसमें आपकी पार्टी के यूपी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उन्होंने उनके पिताजी का नाम लिया, फिर वहाँ से कुछ एक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन क्या ये लोगों को एक विश्वास में लेना कठिन हो रहा है कि अभी से ही एक लड़ाई शुरू हो गई आपस में? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा इंडिया गठबंधन 2024 देश के चुनावों को, देश के राष्ट्रीय मुद्दों को, देश को एक रखने के लिए बना है। और वो हम 24 के लिए वचनबद्ध है कि हम देश की तानाशाह सरकार को सब मिलकर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक होंगे और इन्हें उखाड़ फेंकेंगे, जिन्होंने इस देश के युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, हर एक को त्रस्त करके महंगाई की मार मारी हुई है हर तरीके से। अब आप राज्यों की बात कर रहे हैं, कितने राज्यों में चुनाव है? 5 में चुनाव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 2018 में सीधे मुकाबले में भाजपा को किसने हराया? कांग्रेस ने हराया है। और इन चुनावों में भी अगर मुख्य पार्टी देखेंगे, सत्ता और विपक्ष में भाजपा और कांग्रेस ही है। कोई ऐसा हमारा दल नहीं है इंडिया का जो इन राज्यों में या तो सत्ता में है और या फिर विपक्ष में है। तेलंगाना की बात करेंगे तो BRS इंडिया समूह का हिस्सा नहीं है और भाजपा वहां पर ना के बराबर है। तो कांग्रेस सीधे टक्कर में BRS को वहां हरा रही है। मिजोरम आ जाएंगे, MNF पार्टी जो है वो भी क्षेत्रीय दल है, वहां भाजपा है नहीं और वो क्षेत्रीय दल इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। सो कोई लड़ाई है ही नहीं है। इंडिया अलायंस का गठबंधन राज्यों के चुनावों को मद्देनजर रखकर कभी हुआ ही नहीं है। लोकतंत्र, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आजाद है, लड़ रहे हैं, उनका अधिकार है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि इन 5 राज्यों में सीधा कांग्रेस मुकाबले में सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना हो या आपकी मध्य प्रदेश हो या आपकी मिजोरम में हो, उसे सीधा हरा रही हो। राजस्थान में
छत्तीसगढ़ में अपने कामों के बल पर हम वापसी कर रहे हैं। सो किसी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं है। मान सकती हूँ कि चुनाव तमिलनाडु में है, मान लीजिए चुनाव झारखंड में है, और वो दोनों राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो इंडिया समूह के भागीदारी हैं। वहां यह चुनौती आ सकती थी कि इंडिया समूह के खिलाफ लड़ रहा है या हम लोग क्या करें, लेकिन ऐसी स्थिति कर्नाटक में भी नहीं आई। किसके साथ लड़ाई थी कर्नाटक में? सीधा भाजपा सत्ताधारी पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से थी और कांग्रेस ने वहां पर बहुमत से हासिल करके स्थिर सरकार बनाई। हिमाचल में किसकी सरकार थी? भाजपा की। सीधे मुकाबले में किसने उनको हराया? कांग्रेस ने हराया, और वहां पर भी इंडिया समूह का कोई नहीं था। तो मुझे ये कहना है कि राज्यों के चुनावों के समीकरण, मुद्दे, वोटिंग का जो पैटर्न है अलग रहता है। मैं फिर आपको उदाहरण देती हूँ दिल्ली का। 2019 के चुनाव में क्या हुआ? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन जब देश का चुनाव हुआ 19 में तो भाजपा पहले नंबर पर, दूसरे में कांग्रेस रही। आम आदमी पार्टी सत्ताधारी दिल्ली की तीसरे नंबर पर खिसक गई। लेकिन वही एक साल के भीतर जब 20 का चुनाव हुआ दिल्ली का, तो भाजपा कितनी सीटें आई? मेरे ख्याल से सिर्फ उनके पास जो है 5 से 6 सीटें आई, है ना। और आम आदमी पार्टी जो तीसरे पर थी 19 में लोकसभा में, वो पहले पर वापस आती है। तो ये दिखाता है कि लोकसभा के मुद्दे, वोट का पैटर्न अलग रहता है, और जब क्षेत्रीय चुनाव होते हैं तो बिल्कुल अलग नजरिया रहता है। बात आपने ठीक कही है, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर कांग्रेस जहाँ मजबूत है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम ऐसे स्टेट हैं जहाँ एक बाइपोलर स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस, अगर आप किसी दल को 5-6 सीट देने में अकोमोडेट नहीं करते हैं, ठीक है, आपका एक तर्क है उसके पीछे कि उनका वहाँ कोई फुटप्रिंट नहीं है। बिल्कुल यही आपके साथ जब यूपी में होगा कि यूपी में तो आपका कोई फुटप्रिंट नहीं है, प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता वहाँ प्रचार करती हैं, लगभग 400 सीट पे जमानत जब्त होती है। अगर सपा आपको कहेगी हम 2 या 3 सीट आपको देंगे, तब आपका क्या? आप अभी कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी विधानसभा में कुछ करने वाली है? नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा का अलग पैटर्न है। लोकसभा में हम उत्तर प्रदेश में, इसमें आज की तारीख में कोई दो राय नहीं, भाजपा सत्ता में आसीन है। एक समय पर बीएसपी और अब समाजवादी लास्ट जो सत्ता में थे मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। हम लोगों के लिए वहां चौथे नंबर पे संघर्ष है, लेकिन चौथे नंबर से हमें कैसे तीसरे दूसरे पर पहुंचना है, और आते वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं, परिस्थितियां बदलती हैं और क्षेत्रीय दलों के एक एक नेता है। आज दूसरे नेता का नाम अपने ही दल में बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कांग्रेस एक नेता पर निर्भर नहीं करती है। ये एक लंबा सिलसिला है कि आज सोनिया जी अध्यक्ष रही, फिर राहुल गांधी जी रहे, और आज लोकतांत्रिक तरीकों से चुनकर दलित समाज से आने वाले कर्नाटक से खरगे साहब हमारे इलेक्टेड अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां क्षेत्रीय पार्टियां, ये नेता नहीं हुआ तो कौन होगा? आज बीएसपी में मायावती नहीं हुई तो क्या होगा बीएसपी का भविष्य, ये सोचना मुश्किल हो रहा है। तो ये कहना कि अब लोकसभा में हमें अखिलेश जी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अब दिल्ली में फिर आप कहेंगे केजरीवाल नहीं देंगे, है ना, तो कहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। दोनों को अलग रखिए। नहीं, भगवंत मान जी ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा हम पंजाब में तो गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ। फैसला है। तो फिर ये इंडिया अलायंस हुआ कैसे, जब आप लोग का सर फुटअव्वल हो ही रहा है सारे स्टेट्स में? मैं फिर आपको कहूंगी, भगवंत मान हो या मैं हूं, उस बंद कमरे में जहां इंडिया समूह की मीटिंग होके फैसले होने हैं, उस मीटिंग से पहले कौन बाहर क्या कहता है? मैं आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूं, वो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार उस कमेटियों में, उनके संजय सिंह, राघव चड्ढा और सब सदस्य, और मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंगों में हिस्सा भी ले रहे हैं, है ना। सो बाहर क्या है, लेकिन ये है कि फाइनल कमरे में क्या फैसले होकर बाहर आते हैं उसका इंतजार कीजिए। आप तो रही भी आम आदमी पार्टी में, ऐसा क्या हुआ? मतलब आप कांग्रेस की बहुत सारी बातें करते हैं, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे, आप आइडियोलॉजी की बात करती हैं, गांधी आइडियोलॉजी की बात करती हैं, ऐसा क्या हुआ कि आप आम आदमी पार्टी में चली गई कांग्रेस छोड़कर? वो कारण क्या था? मुझे अच्छा आपने ये सवाल किया, गलतफहमी सबकी दूर कर देना चाहती हूँ। मैं अन्ना आंदोलन में गई थी, वो अन्ना आंदोलन जिससे देश जुड़ा था, रामलीला मैदान में गांधी की टोपी पहने अन्ना बैठते थे, और गांधी आजादी के भारत का दूसरा, आजाद भारत का दूसरा गांधी कहा जाता था। भ्रष्टाचार, जन लोकपाल, स्वराज के नारों से गूंज रहा था। मैं भी शामिल हुई उसमें, मैं आंदोलन में शामिल हुई थी। 13 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ली, मैं आम आदमी पार्टी में नहीं थी, ना उनकी विधायक थी। 15 में जब मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा को दिल्ली में टक्कर में, मुकाबले में, क्योंकि 8 तक सिमट गई थी कांग्रेस, तो मुश्किल हो रहा है। और उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुई, और उसके बाद, वरना मैं आंदोलन में थी और विधायक लड़ी और जीती, लेकिन उन 5 सालों में मैं पार्टी की प्रवक्ता रही, बहुत सी कमेटियों में रही, पार्टी को, मुखिया को बहुत नजदीक से देखा। और आज मुझे इस बात को कहते हुए बहुत दुख होता है कि जितनी तेजी से वो पार्टी ने ग्रो किया,
देश में बड़ी, दिल्ली से पंजाब तक सरकार, उतनी ही तेजी से उस पार्टी का सिद्धांतिक तौर पर गिरावट मैंने देखी। वरना आज आप देख लीजिए, मनीष सिसोदिया जी की सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचने के बाद उम्मीद टूट जाती है कि कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी उन्हें जो लिकर पॉलिसी थी उसमें लेन देन में, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है। संजय सिंह जेल में है, उनका आपके जो है जैन, सत्येंद्र जैन, वो अभी स्वास्थ्य कारणों से पैरोल पर हैं। सो ये पार्टी ने जितनी तेजी से विस्तार किया उतनी पार्टी तेजी से, क्योंकि समझौते होने लग गए थे। तो बस मुझे भी वही लगा, वापस संघर्ष का रास्ता चुना, क्योंकि 30 साल 18 साल में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन की अध्यक्ष पद पर चुनी गई। तो मेरा सफर आज 30 साल का हो रहा है। इन 30 सालों में मैंने 25 साल कांग्रेस में संघर्ष किया, मात्र 5 साल आम आदमी पार्टी की विधायक रही। और जब उस पार्टी में इतने सैद्धांतिक तौर पर गिरावट देखी, समझौते करते हुए देखा, तब लगा कि नहीं, मुझे वापस संघर्ष की तरफ लौटना है। भाजपा मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, सिटिंग विधायक थी, 19 की टिकट लेकर के आप भाजपा में आ जाइए, आपको टिकट दे देंगे, आप विधायक है, सांसद हो जाएंगी। पर नहीं, सत्ता का रास्ता नहीं। दिल्ली की विधायकी छोड़ी, दिल्ली की सत्ता छोड़ी, भाजपा स्वीकारने की, वापस गांधी के तौर तरीकों पर कांग्रेस के साथ आकर खड़ी हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी का एक छवि है, ईमानदार पार्टी, ट्रांसपेरेंट पार्टी। पार्टी में रही हैं आप। पार्टी में एक आरोप ये भी लगता है कि पार्टी में पैसों के लेन देन बड़ी लेवल पर होती रही है। एमसीडी में भी बड़े आरोप लगे कि पैसों के लेन देन से टिकट बंटवारे हुए। राज्यसभा में बहुत बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को ना भेजकर बड़े बड़े व्यापारियों को राज्यसभा भेजा। आप पार्टी में थीं, क्या तब भी मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त थे? या केजरीवाल के जो करीबी माने जाते हैं दुर्गेश पाठक, इनका बड़ा नाम आता है एमसीडी चुनाव में? देखिए, मैं विधायक थी और विधायक की मीटिंग बुलाई गई जिसमें दिल्ली के 3 राज्यसभा सांसदों का चयन होना था। हम सब विधायक सोच रहे थे कि 3 ही है, कौन आएगा? कुमार विश्वास आएंगे, आशुतोष आएंगे, आशीष खेतान आएंगे, संजय सिंह आएंगे, हमारे पास फाउंडर आंदोलन के ये लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बनाया है, ये कोई होगा। क्योंकि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव तो बाहर निकाल दिए गए हैं, तो अब यही बचते हैं। इन 5 में से कोई 3 जाएगा। हम चर्चा कर रहे थे तो पता लगता है कि कोई सुशील गुप्ता जी, सुशील गुप्ता आपके कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता, कोई एनडी गुप्ता आ गए, कोई सुशील गुप्ता। तो हम सोच रहे थे ये कौन है? परिचय से पहले तो पता लगा इनका तो अन्ना आंदोलन से कोई लेन देन नहीं, पार्टी के फाउंडर नहीं है, किसी तरह का कोई योगदान कुछ नहीं है, इनको क्यों दिया जा रहा है? तो साफ जब उस मीटिंग में आकर कहा गया कि पार्टी को चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, इसलिए ये 2 टिकटें इनडायरेक्टली हिंट दे दिया गया कि सिर्फ संजय सिंह जाएंगे। तो उस मीटिंग में सबसे पहले उठ के जाने वालों में आशुतोष से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा की घोषणा के बाद, क्योंकि उनको लगा मेरी इसलिए हमें राज्यसभा नहीं मिली, कुमार विश्वास को, आशुतोष को, आशीष खेतान को। क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए पार्टी को। कितना लेते हैं केजरीवाल? ये तो केजरीवाल जी बताएंगे, लेकिन इन तीनों ने उसी समय आपको फिर भी एक आइडिया तो होगा, आप मुझे कोई आइडिया, मैं उनके लेन देन में कभी शामिल ही नहीं हुई, लेकिन मुझे मालूम था कि ये जो फैसले हैं ये साफ दिखा रहा है कि अब टिकट की जो आरोप लगाते थे, पैसों के लेन देन, टिकटें बिकती हैं और पद बिकते हैं, वो सब होते हुए वहां हम देख रहे थे। पंजाब में भी उन्होंने इसी तरह राज्यसभा, पंजाब में देखिए दुर्गेश और संजय सिंह पंजाब प्रभारी थे, अगर आपको 2017 का चुनाव याद हो, और उसमें एचएस फुल्का नेता विपक्ष बने, ईमानदार वकील थे, इसी पार्टी के थे, गांधी पटियाला से लोकसभा जीते थे। ये सब लोगों ने देखा कि ये 2 लोग वही पैसे का लेन देन, टिकटों का बेचना और सिर्फ एक सत्ता विस्तार के लिए दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, अब देश में एक सपना है अरविंद को मुख्यमंत्री बनाने का, और सब चीजों को समझौता कर रहे, ताक पे रख रहे। उन्होंने पार्टी छोड़ी दोनों ने, और उसके बाद मुड़कर संजय सिंह और दुर्गेश पंजाब की तरफ नहीं देख पाए, फिर राघव को भेजा गया। अब राघव भी देखिए बहुत सारे सवालों के घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लू वैगनार में जाकर एक शपथ लेने वाला आदमी था, जो कह रहा था कि मैं आंदोलन में गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो अपने बंगले में 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन पे, सजावट पे खर्च करते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। तो लगा कि ये तो पार्टी अब वो है ही नहीं है जो कहती थी वीआईपी सुरक्षा नहीं लेंगे। और शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री रही और ये बाहर से शीला जी को भ्रष्टाचारी बताते रहे, लेकिन उसके बाद वो 15 साल मुख्यमंत्री रही, एक आरोप उनके खिलाफ, उनके विधायक, उनके मंत्रियों के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, एक भी जेल आज नहीं है। अब जब शीला जी हट गई तो 10 साल केंद्र में भाजपा, दिल्ली में आप थे, सारे सबूत थे। अब 10 साल आपने भी साबित नहीं कर पाए, पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई सबूत, सरकार फाइलें आपके पास, अब 10 साल वो भी नहीं कर पा रहे। और जो हम पर आरोप लगाते थे, हम आज भी बेदाग हैं, बरी हैं,
जनता के बीच है, सारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, शीला जी नहीं रही, लेकिन आज जो आरोप लगा रहे थे वो सारे आज खुद जेल में, और सुप्रीम कोर्ट तक से बेल लेने में उनको जो है मुश्किल हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी आपको एक दिन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनाए और पूछे कि आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस में रखना चाहिए, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं फिर कहूंगी, ये बहुत निजी आप मेरे से सवाल कर रहे हैं और ये मेरा निजी जवाब है। लेकिन मैं आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य भी हूँ। एक होता है कि आप कांग्रेस में हैं और एक होता है आप कांग्रेस हैं। जब मैं वर्किंग कमेटी की सदस्य हूँ तो मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस हूँ। और कांग्रेस का जो भी फैसला होगा वो अलका लांबा को मंजूर होगा। लेकिन निजी राय ये है कि कांग्रेस को अलायंस नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल रद्द हुई है। हम पर गंभीर आरोप लगाए, साबित नहीं कर पाए, माफी मांगनी चाहिए। और जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए पार्टी हमसे ये चाहती है, हमारे अध्यक्ष चाहते हैं कि वो हमें जमीन दीजिए खड़ी होने की। और वो जमीन अब अरविंदर लवली जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारी 7 लोकसभाओं में से 3 लोकसभाओं में कामयाब जनसभाएं, मीटिंगें हुई हैं। और मुझे लगता है हम मजबूत संगठन के साथ दिल्ली में अपने दम पर वापसी करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, जाहिर सी बात है। देश में 2 राजनीतिक पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, एक बड़े पटल पर नजर आती हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप की बहुत सारे स्टेट लीडरशिप सुनते नहीं हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रखा है आपने स्टेट लीडर को। जिस तरीके से राजस्थान में हुआ, गहलोत ने नहीं सुनी उनकी बात। यहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई, शांति धारीवाल और तमाम नेताओं ने इस्तीफा देने की बात की। क्या कांग्रेस का स्टेट पे कोई पकड़ने है या कांग्रेस ने छोड़ दिया है कि आप अपना अपना स्टेट जीत लो? देखिए, 2 चीजें हैं। राज्य में सरकारों को कंट्रोल कर रही है पार्टी या संगठन को कंट्रोल कर रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी जी की सोच, खड़गे जी, ये है कि हम सरकार को कंट्रोल नहीं करेंगे। सरकार वहां के लोग देख रहे हैं और वहां से चलेगी। हम कोई हस्तक्षेप उनके कैबिनेट की मीटिंग फैसलों में नहीं करेंगे। लेकिन पार्टी की बड़ी क्या सोच है वो हम बता देते हैं कि हमारी सरकार कर्नाटक में बनी है, हमारी सरकारें जहां बनेगी वहां जातीय जनगणना होगी, हमारा घोषणा पत्र है। किसानों के कर्ज माफ होंगे, हमारा वायदा है। 500 रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा, हमारा वायदा है। लेकिन संगठन पर बिल्कुल हमारा कंट्रोल है। अनुशासनहीनता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जब आपने कहा हमने भेजा, जब हमारी सरकार संकट में आई थी राजस्थान में, पर आज क्या है, इसका श्रेय किसको देंगे कि आज राजस्थान में अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, दोनों एक हैं, एक स्वर में बोल रहे हैं और एक साथ जनता के बीच, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, राजस्थान की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो वो आप इतिहास की बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान की स्थिति बता रही हूँ कि हालात हुए उसे लोकतांत्रिक तरीकों से घर में बैठकर रात को 2 बजे तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के यहाँ पर सचिन पायलट जी और चीफ मिनिस्टर गहलोत जी की मीटिंग हुई। और 2 बजे के मीटिंग के बाद 4 बजे राहुल गांधी जी ने न्यूयॉर्क की अपनी फ्लाइट ली, जो उनका ओवरसीज कांग्रेस का कार्यक्रम था। तो वहां से चीजें बेहतर है। और आज बिल्कुल आज क्या देख रहे हैं आप? आज आप देख रहे हैं कि गहलोत जी हो, सचिन पायलट हो, पूरा संगठन मजबूती से, एकजुटता से राजस्थान के लोगों के हकों की लड़ाई को लड़ रहा है आगे। इंडिया अलायंस अगर सरकार में आती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं, फिर मैं कहूंगी आपके बंद कमरे में आप और मैं तय करने वाले कौन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एज ए कांग्रेसमैन आपकी एक राय हो सकती है, मैं आपकी निजी राय से भी संतुष्ट हूं। देखिए, मुझे नहीं मालूम है, अंदर की खबर है कि राहुल जी कांग्रेस में है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और खड़गे साहब का इन्हें युवा एक आना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के साथ इतना अच्छा तालमेल है कि भविष्य में क्या होगा। अगर आप समाजवादियों से पूछेंगे तो वो अखिलेश जी को चाहते हैं, बंगाल से पूछेंगे तो ममता बनर्जी को चाहते हैं। नहीं, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा, मैं विद इन द कांग्रेस खड़गे जी बनेंगे, राहुल जी बनेंगे, सोनिया जी बनेंगी। हाँ, ये तो पार्टी की बात है ना। तो हर पार्टी में कौन हर अपने नेता को ही देश का भविष्य का चेहरा देखना चाहता है। इसमें कोई 2 राय नहीं, आज हो या कल हो, चाहे कोई भी राहुल गांधी, खड़गे जी बने, राहुल गांधी, वो पार्टी और इंडिया फैसला करेगी, है ना। जब हम चाहते थे सोनिया गांधी जी बने तो सोनिया गांधी जी पीछे हटी, त्याग किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम आगे कर दिया और 10 साल यूपी की चेयरपर्सन रही और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चली। आगे क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि अभी हमारा है कि हम 2024 के चुनाव पर 543 जो सीटें हैं उसमें इंडिया का एक उम्मीदवार हो और हम इस भाजपा को तानाशाह सत्ता से जो है हमारा पार्टी बाहर कर सके। आखिरी सवाल पूछूंगा, वक्त क्योंकि चूंकि कम है। राहुल गांधी आजकल कास्ट सेंसस की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत कांग्रेस का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। बिल्कुल 2012 में कांग्रेस ने एक सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस कराया था, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर निकाली?
देखिए, आज आप कोई सर्वे कराते हैं, करते बाहर नहीं आता, उसको बहुत लेवल पे चर्चा में लाया जाता है, लोकसभा, विधानसभाओं में, हर जगह में उस पर चर्चा होकर, और वो फिर एक रोड मैप आता है कि ये सच्चाई। पर सच्चाई तो ये कि 2011 में किसने करवाया था जातीय जनगणना? अंतिम कांग्रेस ने करवाई थी। अब आपको वो करवानी थी 21 में, आपने 21 में जातीय जनगणना नहीं कराई, भाजपा ने। 2 साल ऊपर हो गए हैं। हम अब कह रहे हैं कि 2000 जो हमने कराई थी लास्ट जनगणना 1 में, उसको आधार बनाते हुए महिला आरक्षण जो कानून पास हुआ है, उसमें ओबीसी महिलाओं को उनका हक दे दीजिए। राहुल गांधी जी ने संसद सत्र, आप लोग आएंगे देंगे? नहीं, हम ही इसको प्रस्ताव को लाए। ये पहली बार है कि विपक्ष कुछ बात सत्ता को कह रहा है कि आप कानून तो ला रहे हैं, ले आए हैं, आप ओबीसी महिलाओं को भी हक दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप सरकार में आएंगे तो ओबीसी महिला शामिल होंगी, ओबीसी महिला आरक्षण में कानून लागू हो जाएगा। 24 में सरकार बनते ही ये कानून ही लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा 24 लोकसभा के बाद राज्यों के चुनाव आप देखेंगे, कांग्रेस की सरकार आते ही महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाएगा। जो भी पहला राज्य का चुनाव होगा उस राज्य में लागू होगा और ओबीसी महिलाओं को उसमें पूरा आरक्षण दिया जाएगा। मोदी जी का क्या कहता है कि जातीय जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, 10, 12, 15 साल बाद तो खत्म हो गई ना बात। आपकी नियत तो साफ हो गई कि आपने मेरी थाली में खाना तो रख दिया और मैं भूखा हूं और मुझे कह रहे बस खा नहीं सकते हो आप इसका, लेकिन थैंक यू मोदी जी को, और मैं खाना देख के थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, और मैं भूख से मर रही हूं। लोग देख रहे हैं कि किसानों की आय दुगने की बात हो, एमएसपी पे कानून की बात हो, चीन को लाल आंख करके दिखाने की बात हो, कतर में हमारे 8 नौसेना के जवानों को फांसी की सजा सुना दी गई और आप मूक दर्शक बनकर बैठे हुए। मनीष तिवारी संसद में खड़े होकर सरकार को जगा रहे थे। अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई, रुपए की क्या हालत है बता दीजिए। जब आजादी 1947 के बाद हम लोग 2014 तक आए, देश पे कर्ज कितना था? 50 लाख करोड़ का, और आज मात्र पिछले 9 साल में 1 लाख करोड़ बढ़कर आज 1.5 लाख करोड़ इस देश पे कर्ज हो चुका है। अभी राहुल गांधी जी की आज भी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मालूम नहीं कितने मीडिया हाउस उसको लाइव चलाएंगे, क्योंकि मोदी की छूट और अडानी की लूट पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे जितने भी पोर्ट हैं, कितने पोर्ट हैं? 5000 किलोमीटर का हमारी जो सी लाइन है, उस सी लाइन पर हर 500 किलोमीटर पर अडानी का पोर्ट है या उसके टर्मिनल है, और देश के जो हमारे पोर्ट पर जो हमारे आ रहा है उस पर कितना देश को चूना पर लग रहा है। अब आप राजस्थान में कहते हैं कि आप अडानी को गाली निकालते, पर अशोक गहलोत जी अडानी से पावर क्यों ले रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, बाजार आप जाते हैं टमाटर खरीदने और आप देखते हैं पूरे बाजार में टमाटर एक ही रेडी पर मिल रहा है। अब क्या आपके पास रास्ता, या तो आप टमाटर खरीदेंगे या बिना टमाटर के आप घर आ जाएंगे, 2 ही तो रास्ते हैं। तो ये कर दिया है कि सारी जो देश की संपत्तियां हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट है, वो अडानी की झोली में डाल दिए। अब या तो राजस्थान सरकार है, हमारे सरकारें उनसे बिजली खरीदेंगी या लोगों को बिजली से वंचित रखेंगी। हाँ, 2 ही रास्ते हैं। लेकिन बात यह है कि हम क्या अडानी के दाम पर बिजली खरीद रहे हैं? पारदर्शी तरीकों से टेंडर के माध्यम से अपने दामों पर हम मजबूर हैं, पर बिजली ले रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, और वो भी सस्ते दामों पर। एक सवाल बड़ा सोशल मीडिया पे लोग पूछते रहते हैं कांग्रेस से, अमित शाह और मोदी, इनके बड़े आरोप लगे, 2002 दंगे हों, तमाम आरोप हों, कांग्रेस पावर में रही, कुछ नहीं कर पाई। 2014 के बाद ये पावर में आए, उन्होंने बहुत कुछ किया, आप लोगों के नेताओं के साथ भी किया, विपक्ष के बहुत। क्या आप सरकार में आएंगे तो जो आपसे पिछले में गलती हुई थी कि आपने जिन लोगों को बख्श दिया फॉर द हेल्दी पॉलिटिक्स, फॉर द पर्पस ऑफ हेल्दी पॉलिटिक्स, क्या आप उनसे हिसाब चुकाएंगे? मतलब मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, मैं विच हंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। और अडानी अंबानी पे बड़े आरोप लगते, क्या ये हेल्दी कंपटीशन होगा? क्या ये इसकी जांच कराएंगे आप, या जैसा चल रहा है वैसा चलेगा? राहुल गांधी जी से ये सवाल पूछा गया था कि आप सत्ता में आएंगे तो जितने गंभीर आरोप हम देश की संपत्तियों के लुटाने के, खजाने को नुकसान पहुंचाने के अडानी पे लगा रहे हैं, उसकी जांच होगी। राहुल गांधी जी और कांग्रेस इस बात के लिए वचनबद्ध है कि 2024 में आते ही अडानी के जितनी भी लूट और छूट है और घोटाले हैं, 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में, फर्जी कंपनियों में, बार बार पूछ रहे हैं मोदी जी बताइए किसका है। हम इसकी जांच करेंगे और इसे अंजाम तक हम पहले साल में, 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, अगला टर्म नहीं मांगेंगे, पहले 1 साल में हम इसकी जांच करके इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपने गुजरात की याद दिलाई। कांग्रेस की हमेशा प्राथमिकताओं पर रहा है कि विकास, लोग पहले। हमें मालूम है कि हम बहुत से आपराधिक, जो आप अमित शाह मोदी के और 2002 के दंगे और बिल्किस बानो जैसे फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि क्या आपने क्यों बीच गुजरात चुनाव में बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारे उसके परिवार को रिहा किया है। बिल्कुल मैं मानती हूं कि हमें
ये जो चीजें थी इसे भी प्राथमिकता पर रखना था, पर कांग्रेस की हमेशा प्राथमिकताओं पर देश के किसानों को आते ही सबसे पहले राहत कैसे देनी है, देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे देना है, इन सब चीजों पर हम लोगों का ज्यादा समय रहा और हमारे पास पूर्ण बहुमत ना होने की वजह से बहुत से मुद्दों पर सहमतियां नहीं बन पाती थी। लेकिन भाजपा वो सरकार है जिसके पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत है, जिन्हें सिर्फ फैसले करने हैं, लेकिन वो अपनी ईडी, अपनी सीबीआई, राजनीतिक चुनाव प्रचार प्रसार से प्रधानमंत्री जी के पास कोई समय नहीं है। आज वो प्रेस के सामने क्यों नहीं आते हैं? हिम्मत चाहिए। 9 साल में देश का प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर, हाँ, बिना अब उनका गायब हो गया, एक बार हो गया था तो बत्ती गुल हो गई, प्रधानमंत्री जी की बगले झांकने लग गए कि मैं क्या बोलूं और क्या पढ़ूं। तो जो प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ नहीं सकता है, जो प्रेस और मीडिया का 9 साल में सामना करके देश के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल नहीं ले पाता है, तो आप उस प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे? 10 साल कम नहीं होते। जो 8 साल का बच्चा था, इस 10 साल में वो 18 साल का होकर अपना मत देने जा रहा है। और उम्मीद है इस बार प्रधानमंत्री जी कोई पुलवामा की इंतजार में नहीं बैठे होंगे कि मैं जाऊंगा और वोट मांगूंगा, कहूंगा पुलवामा में जो कुछ भी हुआ है 18 साल का वोटर उसे ध्यान में रखकर कमल पर वोट दे। ये शर्मसार करने वाली हरकत थी। और अभी हमें मालूम है, जैसे सतपाल मलिक पूर्व हमारे गवर्नर रहे, लगातार इस बात के लिए देश को बता रहे, और हमें भी चिंता है कि तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए भाजपा संघ इस देश की सुरक्षा, इस देश को ताक पर रख सकती है और बहुत बड़ा कुछ इस देश में मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए कुछ करवा सकती है। इसलिए देश को सतर्क रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुभकामनाएं हैं। आप लोग, पार्टी आपकी चुनाव लड़ रही है, जो भी परिणाम होगा वो जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।